सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे यूपीएससी प्री 2026 के लिए एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। इस सीरीज में मैं आपको ऑलरेडी 18 पार्ट बना के दे चुका हूँ और ये इसका 19वां पार्ट है। समझते हैं एलिमिनेशन टेक्निक को आप और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और ये आपकी तैयारी को कैसे बेटर बना सकता है। एक बार के लिए 59 नंबर वाले सवाल को पढ़िए। वैसे हम यहाँ पे पहले बता दूं, अगर आप सीरीज से पहले कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा हम यहाँ पे 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको ऑलरेडी 2021 का, 22 का और 2024 का ये 3 पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। नाउ हम 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस कह रहा है, इन द टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। सवाल ये कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो उसको जब लोन देने की बात आती है तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्लस रीजनल रूरल बैंक, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो लोन देता है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कमर्शियल बैंक देता है। ठीक है। अब क्या है कि अगर आप लोग नॉलेज के बेस पे इसको सॉल्व करने के जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई इस साल किसने कितना लोन दिया है, इसका क्या डाटा है, क्या फैक्ट है, क्या फिगर है, उसके ऊपर जाएंगे तो ये सवाल आपसे कभी सॉल्व नहीं होगा। अब हमें जरूरत है किसकी? लॉजिक की। और लॉजिक क्या वो समझिए। यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये देखिए, अगर हम बात करते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, एक तो पहली बात सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बहुत कम होती है, फिर भी एक बार के लिए मान के चलते हैं कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तो है। इसका कंपैरिजन हम किसके साथ में कर रहे हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्लस रीजनल रूरल बैंक्स। आप समझिए, हम दो बैंक का मिलाकर किसी एक के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो ना हो, पर आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो आप ये समझ के चलिए कि आप जब भी यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना, तब आप क्या कीजिए, अपने आसपास के चीजों को एनालिसिस कीजिए। आप ये देखिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपने कितने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स देखी है, कितने शेड्यूल कमर्शियल बैंक देखी है और कितने आपने ग्रामीण वाले बैंक देखी हैं। तो आप देखेंगे ये वाली तो आपको हर पंचायत में देखने को मिल जाएगी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आपको हर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है दो तीन, पर ये वाली हर जगह नहीं देखने को मिलती हैं। अगर आप लॉजिक थोड़ा बहुत यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कंपैरिजन हम इन दोनों के साथ में करेंगे तो कभी भी ये गणित इक्वल तो नहीं बैठेगी। ऑब्वियस सी बात है, दोनों मिलाकर ज्यादा ही देते होंगे। तो उस बेस पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन को अपन काटेंगे। अब मैंने आपको जितना समझाया, जितना आपको सोचने के लिए कहा, क्या आपको एग्जाम में इतना सोचना है? वैसे सोचेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर यूपीएससी ने किसी भी क्वेश्चंस में एक चीज का कंपैरिजन किन्हीं दो चीजों के साथ में किया है, या आप किसी भी क्वेश्चंस पर लगाने में, आपको ऑलरेडी बहुत सारे थीम्स इस थीम्स पे बता चुका हूं कि यूपीएससी ने किसी एक फैक्ट को दिया है, फिर इसका कंपैरिजन किन्हीं दो चीजों के साथ में किया है। लाइक यहाँ पे एक फैक्ट ये है, दूसरा फैक्ट ये है, एंड लगा के इस स्टेटमेंट को जोड़ दिया। अगर यूपीएससी इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बनाता है तो उसको सीधा गलत मानना और उसको काट देना है। ओके, ठीक है। अब अपन आप नेक्स्ट नंबर वाले ऑप्शंस को पढ़िए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखा है, ये नहीं लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे कि क्या होता है, काफी लोग ऐसे डायरेक्टली आपने यूट्यूब पे टीचर्स को देखा होगा जो बताते हैं कि, मतलब मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग जो एलिमिनेशन टेक्निक को सिखा रहे हैं वो बोलते हैं, ट्रिक्स के नाम दे देते हैं कि इस ट्रिक का ये नाम है, जिस जब भी आपको कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिखता है तो उसको काट देना। नॉर्मली बोला जाता है कि जब भी कहीं पे अगर आपको मोस्ट, नेवर, मतलब एक्सट्रीम कुछ भी देखने को मिलता है तो उसको काट देना। पर आप यहाँ पे देखिए, क्या ये कंप्लीटली एक्सट्रीम स्टेटमेंट है? नहीं। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये नहीं लिखा कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। मतलब इसके जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसमें से एक काम ये भी है कि ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी कि जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है उनको फंड प्रोवाइड करता है। तो जितनी भी बैंक भारत में काम करती है, जितनी भी, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं बड़ी बैंकों को छोड़ के, जिनका काम अगर रियल एस्टेट के लिए वगैरह बना रखा है, उनको छोड़ देते हैं, जो एक नॉर्मल यूजर के लिए बैंक है, उनमें सबसे पहली लैंडिंग फैसिलिटी जो वो देंगे वो नॉर्मल एग्रीकल्चर काम के लिए ही देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उस बेस पे ये जनरलाइज स्टेटमेंट सही हो जाता है। पहला कट जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए आप, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसको इतना ज़्यादा रखूँ या फिर शॉर्ट में बताऊँ? क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी टाइम भी इतना है नहीं, तो मुझे थोड़ा उस हिसाब से बताना था कि मैं उस हिसाब से आगे काम करूँगा, ठीक है?
वैसे एक क्वेश्चन सही है, 54 नंबर वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन नहीं है, प्योर नॉलेज है, पर आगे कभी पूछा जाए तो थोड़ा ध्यान में रखना। सवाल क्या जा रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या है वो हमें नहीं पता है, ठीक है, पर सवाल ये पूछा गया था, है क्या, अतरंगी सवाल था उस साल, और आई थिंक जितने भी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा उसको गलत ही किया होगा, क्योंकि यहाँ पे टी बिल दिया है, इसके साथ में हाउसिंग लोन दिया है, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड ये दिया है। तो ये तीनों इसके अंदर आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर फ्यूचर में कभी पूछा जाता है तो इसको थोड़ा आप याद रखना। 55 नंबर वाला क्वेश्चन प्योर एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकता है, समझते हैं कैसे। इन इंडिया why are some why are some nuclear reactor kept under the IA IAEA safeguard while other are not। हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं तो भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा अधीन नहीं रखे जाते हैं, इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके एक बार ऑप्शंस पढ़िए, और यहाँ पे एक आपको जो लॉजिक समझाने वाला हूं उसको आप याद रखना, एग्जाम में जब भी इस तरीके का कोई थीम बनती है तो उसकी जगह पे आप यूज कर सकते हैं। समझते हैं कैसे। ऑप्शंस नंबर 1 पढ़िए, सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम। सवाल क्या पूछ रहा है आपको समझ में आ गया ना, कि भारत में जो कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर है उनको तो IAEA की सेफगार्ड के अंदर रखा गया है और कुछ को नहीं रखा गया है। ऐसा क्या कारण है कि कुछ इंपॉर्टेंट है उनको इसके लिए रखा गया और कुछ को नहीं रखा गया है। ऑप्शन से कह रहा है सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम, ठीक है, हमें नहीं पता, इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिकेटेड सप्लाईज, ठीक है, इसको भी एक बार के लिए होल्ड करते हैं। एक बार के लिए अब ऑप्शन नंबर 3 को पढ़िए, सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइजेज एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय द डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज। अब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी थोड़े से नॉलेज की और थोड़े से लॉजिक की। क्यों, अब समझिए कैसे। किसी भी देश का जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो उस देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऑब्वियस सी बात है कि इसको अगर कोई व्यक्ति मिसयूज करे तो वो उस देश की सिक्योरिटी के लिए घातक हो सकता है, ठीक है, ये तो है लॉजिक। और नॉलेज क्या है, भारत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर हम फॉरेन फंडिंग को अलाउ नहीं करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अलाउ नहीं करते हैं, ये है नॉलेज। और लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऐसा क्यों है। उस बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम आर ऑपरेटेड बाय द फॉरेन एंटरप्राइजेज, यानी कि फॉरेनर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं होता है। एक बार के लिए ऑप्शन नंबर डी को पढ़िए, सम आर स्टेट ऑन, सम आर स्टेट ऑन एंड अदर आर प्राइवेटली ऑन। कहने का मतलब कुछ राज्य कंट्रोल करती है, कुछ मतलब राज्य के अधीन है, और कुछ प्राइवेटली ऑन है, मतलब प्राइवेट लोगों के अधीन है। अब आपको यहाँ पर भी थोड़ा नॉलेज और थोड़ा लॉजिक की जरूरत है। नॉलेज क्या है, ऑब्वियस जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है वो गवर्नमेंट के अंडर में ही चलेगा। इसके अंदर ना तो हम प्राइवेट फंडिंग को अलाउ करते हैं, ना हम फॉरेन फंडिंग को अलाउ करते हैं, क्योंकि बाहर के लोग अगर आ जाएंगे या फिर हमारे देश में प्राइवेटली अगर इसको कोई कंट्रोल करने लग जाएगा तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए घातक हो सकता है। उस दोनों बेस पे देखेंगे तो ये स्टेटमेंट ये दोनों कभी सही नहीं हो सकते, ठीक है। अब एक बार के लिए इन दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़िए। देखिए नॉलेज मेरे पास में भी नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पर अगर मैं एग्जाम में होता ना आपकी जगह पे तो मैं क्या करता, इन दोनों में से यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूं तो यहाँ पे मैं 50+50 का मैं लगा लूंगा, 50-50 का, कि दोनों में से कोई भी एक हो सकता है और कोई भी एक तुक्का मार के आ जाऊंगा। क्यों, वो भी समझे। और यहाँ पे एक चीज और यूपीएससी की समझ लेना कि यूपीएससी जब भी दो स्टेटमेंट ऐसे देगा जो कहीं ना एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते होंगे, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते होंगे, तो ध्यान में रखना दोनों में से दोनों के दोनों सही नहीं होंगे, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है, और उन दोनों में से ही सही होगा, इसको भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि यूपीएससी ने दोनों स्टेटमेंट को एक जैसा दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ में संबंध तो है। या आपको समझ में आ गया। ऑल्दो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिकेटेड सप्लाईज, ठीक है। अब मैंने आपको अभी तक जितना समझाया ना उसको अपन 2-3 क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि देखिए क्या होता है, कुछ लोग ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस उठा के लाते हैं फिर ट्रिक्स बनाते हैं। अपन रैंडमली नहीं, इसी पेपर में देखेंगे कहाँ पे ये यूज हो रहा है। एक बार के लिए 43 नंबर वाला क्वेश्चंस को पढ़िए, जो हमने अभी जो थीम देखी है ना सेम उसी बेस पे आपको देखने को मिलेगा। द एक्सपेरिमेंट, चलो ठीक है, इसको एक बार के लिए क्वेश्चंस को पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है वोयोगर 2, हिंदी में पढ़ लेते, सही पढ़ रहा हूँ ना, वोएजर है ना, वोएजर 2। सेकंड है न्यू होराइजन। थर्ड है लिसा पाथफाइंडर और डी है इवोल्व लिसा।
अब मैंने आपको अभी क्या बात बोली थी, अगर यूपीएससी किसी भी क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है जो कहीं ना एक दूसरे के साथ में मिलते जुलते हैं, तो आप इन दोनों में से किसी एक को तुक्का मार के आ जाना, 110% सही है कि दोनों में से एक सही होगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर इवॉल्व लिसा था। ठीक है, और ये था एक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऐसा कैसा आपको और दिखाओ, कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, इसको एक बार क्लियर पढ़ते हैं, यहाँ पर भी ये लॉजिक सेम लगेगा। ठीक है, वैसे सवाल कहते हैं हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, कभी फ्यूचर में और आ जाए तो। ये प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ए ट्रायो ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन in the shape of the equilateral triangle that has side on the million kilometer long with the laser shining between the crafts. The experiment is questions therefore true. अब देखिए, जो भी पूछा गया ये करंट का टॉपिक था, हमें नहीं पता था, पर फिर भी हमें पता है कि इन दोनों में से कोई भी एक होगा, तो दोनों में से किसी एक को लेके चल सकते थे। बाकी बात ये प्योर करंट अफेयर्स का सवाल था। ठीक है, अगर जो बंदा 2020 में न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, पीटी 360 पे पढ़ा होगा, तो उसने ये नाम बार बार सुना होगा, तो वहां से भी उसको वो लगा सकता था। ठीक है, खैर, अब एक बार के लिए 41 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए, ये प्योर एलिमिनेशन का सवाल समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है, देखते हैं कैसे। विथ रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्बन नैनो ट्यूब के रिगार्डिंग सवाल पूछा है, लेकिन एक बात और, अगर आप लोग अभी तक रुके हुए हैं, ठीक है, और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप अभी चैनल के नीचे आके एक कमेंट करेंगे, कार्बन नैनो ट्यूब, यही कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता लगेगा कितने लोग यहाँ तक सुन रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ और कमेंट कर सकते हैं, लाइक आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, या फिर इन वीडियो से आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको 5,000 रुपये के कोर्स में बता रहे हैं, और इवन वो इतना डिटेल में बता भी नहीं रहे हैं। वो लोग 2 घंटे का एक वीडियो बना के दे रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये ले रहे हैं, आपका भी नुकसान, सीख कुछ नहीं रहे, टाइम वेस्ट और हो रहा है। मैं आपको एटलीस्ट एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझा रहा हूँ और कंप्लीट पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आपका बनता है कि कम से कम इतना किया जाए। खैर, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पूछा जा रहा है, और हमारा लॉजिक क्या है कि जब भी यूपीएससी कभी किसी क्वेश्चन में एक जैसे दो स्टेटमेंट देता है, तो दोनों में से सिर्फ एक सही होगा। ठीक है, समझिए। दे कैन बी यूज कैरिज ऑफ द ड्रग्स एंड द एंटीजन इन द ह्यूमन बॉडी। जो कार्बन नैनो ट्यूब है, इसका प्रयोग हम ड्रग्स डिलीवरी के लिए कर सकते हैं, मतलब इंसान की बॉडी में जो ड्रग्स है या फिर दवाई है, उसको उसके मेन पॉइंट तक ले जाने के लिए उसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात, मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी कि अगर यूपीएससी कहीं भी एक बात पूछता है, एक स्टेटमेंट दिया, फिर एंड दिया, फिर एक दूसरा स्टेटमेंट दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया था ना, अगर आपको याद हो तो, एक स्टेटमेंट, फिर ये दूसरा स्टेटमेंट, और एंड के साथ में ये अलग हो रहा है। पर एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में अलग अलग है या फिर एक ही है। आप सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट लगभग एक है, एंड तो सिर्फ इसको जोड़ रहा है। और मैंने जो ये एंड वाला फैक्ट बताया था ना, यहाँ पे बताया था कि आगे एक अलग फैक्ट दिया होगा और दूसरा एक अलग फैक्ट दिया होगा, जब वो वाला सीन बनता है ना, तभी उसको गलत मानना। ये मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। अब एक बार के लिए ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, सेकंड को पढ़िए। दे कैन बी मेड इनटू द आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी फॉर द इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इस बार इसको एक बार होल्ड करते हैं। दे कैन बी यूज द बायोकेमिकल सेंसर। और फोर्थ नंबर पढ़िए, कार्बन नैनो ट्यूब आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब आप ये देखिए आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, वो वहां से अपन सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब आर बायोडिग्रेडेबल। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज कार्बन से बनी हुई होती है उसको अपन बायोडिग्रेडेबल यानी कि उसको अपन नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्बन से बनी हुई है, प्राकृतिक चीजों से बनी हुई है, तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। दूसरी बात, उसको अंदर और एक लॉजिक लगाना है, तो आप ये लगा सकते हैं कि जिसका प्रयोग हम इंसान की बॉडी में कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में कर रहे हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल ही होगा। ऐसी चीज जो इंसान के लिए घातक हो सकती है या फिर जो पर्यावरण के लिए घातक हो सकती है, एटलीस्ट उसको हम इंसान की बॉडी में तो कम से कम यूज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 तो किसी भी सूरत में सही होगा, तो ये वाला तो हम पहले ही काट देते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। दे कैन बी यूज इन द बायोकेमिकल सेंसर। ये हमें नहीं पता है, इसको प्योरली होल्ड करके रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब एक बार के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखिए, ये दोनों क्या आपको एक जैसे नहीं लग रहे हैं। पहला बात कर रहा है ड्रग डिलीवरी की, वो भी ह्यूमन बॉडी में, और दूसरा बात कर रहा है आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज की, यानी कि यह बात कर रहा है कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के बारे में, मतलब इंसान की बॉडी में ही कृत्रिम रक्त कोशिकाओं को बनाने के बारे में बात कर रहा है। पहली बात तो ये सेम पोल पे है, यानी कि सेम ही फेज पे है, एक ही जैसी बात कर रहे हैं। तो वो वाला स्टेटमेंट आप ध्यान में रखना कि जब भी किसी क्वेश्चन में दो एक जैसा सेंस देने वाला स्टेटमेंट हो, तो दोनों में से एक सही होगा। तो हमें पता है कि एक और दो में से सिर्फ एक सही होगा, एक गलत होगा। ठीक है, अब लॉजिक यूज करते हैं।
इसको मानव शरीर में क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। अब आप ये समझिए कि हम एक कार्बन नैनो ट्यूब बना रहे हैं, जिसका प्रयोग इंसान की कोशिकाएं बनाने के लिए, इंसान के सेल्स बनाने के लिए करेंगे। यानी कि जो कैपिलरी है, यहाँ पे कोशिका नहीं लिखना था, कैपिलरी इसका मतलब तो नसें होती है, ठीक है, नसें बनाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं इंसान की बॉडी में इतना कुछ करना, शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको भी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि एक और दो एक साथ में कहीं पर भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो एक और दो यहाँ पे काट लीजिए, फिर तो आपके पास में ये दोनों बचते हैं ना। तो फिर भी कंफ्यूजन तो है, ये तो भी आप 50-50 तक तो आ रहे हैं ना, तो भी आप सी तक पहुंच सकते थे, ठीक है, ऐसे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सही करने के लिए अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने 15 मिनट में अभी कितने सवाल समझे हैं, 1 2 3 4 सवाल समझ लिए ना, 2 3 और एक कौन सा समझा था हमने, कहाँ थे, हाँ एक ये वाला, चार चार लगभग समझ लिए, 5 एक सवाल समझे हमने, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात, प्ले लिस्ट में आना, आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जो आपको इन चीज़ों में महारथी बना देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।